सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 10 नवंबर का दिन है, इतवार है और आप छुट्टी बना रहे होंगे। आप घर पर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, दिन भर का प्लान चॉकआउट कर रहे हैं। तो हम आपके सामने आए हैं देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर लेकर। खबर जहां जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, वहीं पर मुल्की और आलमी सियासत पर भी हमारी नज़र है। आपको पल पल का अपडेट ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर बराह रास्त नशियात भी आप देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपको 24x7 अपडेट भी करते हैं। लेकिन यहां से जो प्यार आप हम तक पहुंचाते हैं, जो तनकीद बराए तामीर का सिलसिला वहां पर चल रहा है, जो मोहब्बतों का सिलसिला वहां पर चल रहा है, आप इनबॉक्स में आकर वो सारी चीजें हम तक पहुंचाइएगा। आसपास के हालात वाक़ात से हमें रूबरू जरूर करवाइएगा ताकि हम उन्हें प्रोग्रामों में जगह दे सके और हमारे प्रोग्रामों को मजीद बेहतर बनाने में आपका ताउन यकीनी बन सके। एक तो ये पहली दरख्वास्त, और दूसरी बड़ी बात ये कि प्रोग्राम का आगाज तो हो गया है, लेकिन हस्बे वादा सबसे पहले जरा हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। 10 नवंबर बैक डेट में क्या कुछ हुआ है, यानी माजी में क्या कुछ हुआ है, फटाफट से चंद अहम वाक़ात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद खबर जम्मू कश्मीर से होगी, क्योंकि एक बार फिर सलामती सूरत हाल पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बैक टू बैक दो बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे सलामती सूरत हाल की वजह से, लेकिन उससे पहले जरा हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं। मेरे साथ जम्मू स्टूडियो में मौजूद है गौहर कुचे, जो प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफा गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के तारीख में, आज के दिन में तारीख में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे मुल्की और आलमी सतह पर। उसके बाद ही खबरों का पिटारा भी खोलते हैं। और आज के दिन तारीख में क्या कुछ हुआ है। 10 नवंबर मुल्की और आलमी सतह पर 1951 में अमेरिका में पहली बार कोस्ट टू कोस्ट डायरेक्ट डायलिंग टेलीफोन सर्विस शुरू की गई है। वो आज ही का दिन था। और आज ही का दिन 10 नवंबर साल 1970 में चीन की अजीम दीवार को सयाहत के लिए खोला गया। और उसके साथ साथ ही आज ही के दिन साल 1986 में बांग्लादेश का आईन दोबारा नाफिज किया गया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 नवंबर साल 1989 जर्मनी में दीवार बर्लिन की मिसमारी का काम शुरू हुआ। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 नवंबर साल 2006 में श्रीलंका के तमिल एमपी नादरा जाह रविराज कोलंबो में उनका कत्ल हुआ है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1922 में अनल टेम्पल ने गांधी जी के बैरिस्टर बनने पर आयद पाबंदी हटा दी। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 10 नवंबर साल 1928 में हिरोवती जापान के तख्त पर बैठे। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1938 में अमरीकी मुसन्निफ परल बुक को साहित्य का नोबेल इनाम दिया गया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1956 में बगदाद पैक्ट के ममालिक ने बरतानिया का बाइकाट किया। वो आज ही का दिन था 10 नवंबर। और 10 नवंबर साल 1970 में सोवियत यूनियन ने अमेरिका के जनरलों, पायलट और तुर्की के एक ऑफिसर को रिहा किया गया है। और आज ही के दिन साल 1976 में कसीर मुल्की अरब अमन फोर्स के तौर पर शाम के फौजी बेरूट पहुंचे। और आज ही के दिन साल 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज 1 की शुरुआत की है। वो आज ही का दिन था 10 नवंबर साल 1983। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफा गौहर। चलिए जनाब, सबसे पहले जरा सलामती सूरत हाल पर आते हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर के अंदर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और बैक टू बैक कई ऑपरेशंस के दौरान मिलिटेंटों के मारे जाने की भी तस्दीक हुई। और रात देर गए सोपोर में एक और झड़प हुई थी और उस मुसल्लह झड़प के अंदर रात देर गए तक खबर ये थी कि एक मिलिटेंट, अदम शनाख्तशुदा मिलिटेंट मारा गया है। और रात देर गए इस बात की भी तस्दीक हुई कि ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया जाएगा, बल्कि फिलहाल मुश्तबह नकल हमल के बाद जो इतलात मौसूल हुई थी उसके बाद ऑपरेशन फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। और आज सुबह भी एनकाउंटर के इर्द गिर्द में सिक्योरिटी का हिसार सख्त है, तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी है। सोपोर के अंदर
पिछले 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो झड़प हुई थी, रात देर गई ये झड़प हुई थी। आज इस झड़प का दूसरा दिन है। अगरचे एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला और खबर और तस्दीक रात देर गई की गई थी, ताहम आज भी आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसी जिनमें आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर इस वक्त भी जो है वो चल रहा है। ये जो विजुअल्स हैं कल दिन से अभी रात देर गए से अभी सुबह तक के हैं, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर यह ऑपरेशन, ये सोपोर का जो ऑपरेशन है अब मुख्तलिफ एरियाज के अंदर शुरू हो चुका है। अगर आप सरकार जो पुलिस है या सिक्योरिटी एजेंसियां जो है जिन्होंने कल सोशल मीडिया साइट पर अपनी बात रखी, जिनमें जोनल पुलिस ऑफिस भी है, उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि स्पेसिफिक इनपुट आया था कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं रामपुरा सोपोर इलाके के अंदर जो जिला बारामूला का एक हिस्सा है। उसके बाद जॉइंट एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया और पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जब गोली चली उसका जवाब दिया, जिसमें एक मिलिटेंट के मारे जाने की रात देर गई तस्दीक हुई थी। ताहम हमारे जराए आज बता रहे हैं कि आज सुबह भी इस ऑपरेशन के अंदर सर्च और तलाशी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान 6 एनकाउंटर हुए थे और 8 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक सरकारी रिकॉर्ड से भी साफ हुई है। यानी पिछले 9 दिनों के दौरान 8 मिलिटेंट मारे गए हैं, 6 एनकाउंटर्स हुए हैं और ये एनकाउंटर जो बैक टू बैक हुए हैं मुख्तलिफ मकामात पर जो सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर जो तब्दील हुआ है, इस पर सिक्योरिटी एजेंसियां अगरचे काफ़ी ये कह रही है कि देखिए इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो दिफाई और अस्करी मामलात को लोग जानते हैं वो इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर स्लीपर सेल्स और मिलिटेंटों की मूवमेंट शहर और गांव देहात के अंदर हो रही है और किस तरीके से वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि लगातार ये कहा गया कि सरहदें सील कर दी गई है और इनर कोऑर्डिनेशन जो मिलिटेंट्स का था वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नई दरअंदाजी और ये नए मिलिटेंट जिस तरीके से अंदर आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये दिफाई और अस्करी ज़राया का भी ख्याल है। ताहम अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात है, सीधे इरशाद के पास चलेंगे जो कल से इस ऑपरेशन को हमें अपडेट करें। इरशाद, रात देर के भी आपने अपडेट दिया जब एक मिलिटेंट की हिलाकत हुई और फिर पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की कि एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया। ऐसा लग रहा था कि शायद एनकाउंटर क्लोज हो गया है। अभी ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है, क्योंकि खबर यह है कि सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाके के अंदर जारी है। देखिए, इस रामपुरा राजपुरा इलाके की बात करें जिसके बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन ये 45 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। वहाँ पे कल जो है ये इनकाउंटर हुआ जिसमें एक मिलिटेंट की हलाकत हो चुकी है और काफ़ी तादाद में जो है रिकवरी भी सामने आई। इसमें AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड या दीगर जो एमिनेशन है वो रिकवर किया गया और ये बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक इन जंगलात में तकरीबन 2 मिलिटेंट थे। हालांकि एक को जो है हलाक करने का दावा किया गया और एक की तलाश जो है वो इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि ये जो घना जंगल है सोपोर से तकरीबन 15 किलोमीटर के दूर ये रामपुरा का इलाका है, यानी कि ये फॉरेस्ट का इलाका है। वहाँ पे उन जंगलात में इस वक्त भी सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है फौज की जानब से। जो एक मिलिटेंट और है उसकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। इन 2 हफ्तों में 4 मुकामात थे, यानी कि कुपवाड़ा, बांडीपोरा या सोपोर सगीपोरा इलाके की बात करें जहां पे तकरीबन अभी तक 5 मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया गया फौज की जानब से। और तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट सोपोर के अंदर आया था, क्या ये था कि 2 मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी जो हमारे पास खबर है कि 1 मिलिटेंट की लाश बरामद कर ली गई है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अगरचे गोलियों का तबादला थम चुका है? बिल्कुल गवार जी, कल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यानी कि 22 राष्ट्रीय राइफल के साथ साथ 7 सेक्टर जहाँ पे फौजी कैंप है उनको जो है ये इत्तला मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को। हालांकि उसके बाद जो है उन जंगलात में ये जो सर्च चलाया गया, फिलहाल यही डिटेल आ रही है, एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। इरशाद, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो सगीपुरा में कल भी एनकाउंटर हुआ था गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, ये सोपोर इलाके के अंदर दूसरा एनकाउंटर है। सगीपुरा इलाका इस रामपुर इलाके से कितनी दूरी पर है? क्या ये वही मिलिटेंट थे जो वहां से फरार हुए? वहां पर तो 2 एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे, क्या ये वही है कि या अलग कोई इलाका है? अलग पुलिस को इस हवाले से इत्तला मिली थी कि इस इलाके के अंदर रामपुर के अंदर मिलिटेंट मौजूद है।
देखिए, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले या कल भी हमने कंफर्म किया ये वो मिलिटेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे खाली दो ही थे। और ये कुपवाड़ा चाहे हम बांडीपुरा से ये कनेक्ट होता है, ये पहाड़ी और बाकायदा तौर पर जहाँ पे कल जो है सिद्दीपुरा इलाके में ये जो इनपुट्स आए थे वहाँ पे 2 मिलिटेंट खाली थे। हालांकि इस झड़प के हवाले से बात करें जहाँ पे और 2 थे, 2 में से एक को जो है हलाक किया गया। एक की तलाश जो है वो इस वक्त लगातार इन जंगलात में जारी है। और कब तक ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त जो है सर्च जो है इन जंगलात में लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इरशाद सोपोर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर 8 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। और सोपोर जहां पर रामपुर इलाका जहां पर एक मिलिटेंट हलाक हुआ वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का मानना है कि इलाके के अंदर एक और मिलिटेंट मौजूद है, क्योंकि 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फोर्सेस की जानिब से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके की, जहां पर रात देर के ऑपरेशन हुआ, एक मिलिटेंट मारा गया। ताम आज सुबह भी सर्च ऑपरेशन जो है वो आसपास के इलाकों के अंदर जारी है। इस बीच खबर जरा बताते हैं आपको किश्तवाड़ की और विलेज डिफेंस गार्ड्स के हवाले से, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से विलेज डिफेंस गार्ड्स का 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स का कत्ल किश्तवाड़ के अंदर हुआ है, उसके बाद विलेज गार्ड्स को असला फराहम करना और जदीद ट्रेनिंग देने में मजीद वुसअत लाई जाएगी। मरकजी हुकूमत ने सख्त इक़दाम उठाए हुए हैं और जदीद असला की फराहमी को जल्दी यकीनी बनाया जाए, इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां की कर दी गई हैं। VDGs यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स को तरबियत देने के लिए खुसूसी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जो 2 विलेज डिफेंस गार्ड गुज़श्ता दिनों किश्तवाड़ के अंदर मारे गए, उसके बाद तमाम विलेज डिफेंस गार्ड्स को जम्मू के अंदर मॉडर्न आर्म्स एंड एमिनेशंस दिया जाए, उन्हें खुसूसी तरबियत दी जाए। इस ज़िम्मन में मरकजी हुकूमत ने कल एक बार फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ राब्ता किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि ये जो 303 राइफल्स इन्हें दी गई हैं इनको रिप्लेस करके SLRs दिए जाएं और साबिका फौजियों की खिदमात को हासिल किया जाए, ताकि इन्हें जदीद असला चलाने की मुकम्मल तरबियत जो है वो दी जाए। विलेज डिफेंस गार्ड्स का जदीद असला देना और उन्हें जदीद ट्रेनिंग से लेस करने का सिलसिला लास्ट ईयर शुरू हुआ था और आहिस्ता और मरहलावार तरीके से यह मामला चल रहा है। ताहम अब इसमें मजीद वुसअत लाई जाएगी। याद रखिएगा, पहले ही ये बात तय हो गई थी कि VDGs के पास, जिनके पास 303 राइफल जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास सबसे पहले हुआ करती थी, उसको रिप्लेस किया जाएगा और SLR जो पुलिस के पास थी वो अब कहीं ना कहीं VDGs को दी जाएगी, क्योंकि खुदकार हथियार AK-47 अब जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी गई है, रिप्लेस वो कर दी गई है। इसलिए जो SLRs बची थी वो अब VDGs को दी जाएगी, ताकि अपने अपने इलाकों के अंदर जो है ये अपना काम कर सके। इस बीच याद रखिएगा, VDGs जो है वो ऑनरेरियम भी ले रहे हैं, मंथली ऑनरेरियम ले रहे हैं और जो उनका ग्रुप लीडर है, चूंकि एक ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक ग्रुप लीडर को 4,500 रुपया दिया जाता है और हर मेंबर को 4,000 रुपया दिया जाता है। 500 रुपया ज्यादा दिया जाता है ग्रुप लीडर को, बाकी 4,000 रुपया दिया जाता है हर ग्रुप को। और हर इलाके के अंदर जब आप देखेंगे किश्तवाड़ के अंदर, डोडा के अंदर, भद्रवाह के अंदर, इसी तरीके से रजौरी के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर, वहां पर VDG दस्ते जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और ये VDG दस्ता ही है जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाने में काफी कलीदी और बड़ा रोल भी निभाते हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर रवा साल के दौरान आपको याद होगा कि VDGs ने नुमाया काम भी किया। कई एनकाउंटर्स के अंदर एक बड़ी लीड उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को दी, जिसके बाद कुछ मिलिटेंट्स को मारा भी गया। ताहम गुज़श्ता दिनों किश्तवाड़ के अंदर जिस तरीके से 2 VDGs की हिलाकत हुई है, उसके फौरन बाद मरकजी हुकूमत भी संजीदा हुई है और तमाम VDGs को जदीद असला फराहम करना और जदीद ट्रेनिंग से लेस करने के हवाले से खुसूसी दस्ते तैनात करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। ये एक और बड़ी खबर जो सलामती सूरत हाल के हवाले से हमने आपके सामने रख दी है।
बात सिक्योरिटी सिचुएशन की है, जरा बात अब एक और अहम मामले की करते हैं। कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने विंटर्स आने से पहले रिव्यू लिया है और तमाम अफसरान को कह दिया कि जनाब सरमा के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए कैसे, क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक नदी नालों में पानी का बहाव कम हुआ है। ग्लेशियर्स जिस तरीके से पानी दे रहे थे वो पानी आना कम हो गया है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार मुसलसल गिर रही है और मकामी तौर पर जितनी पैदावार बनती थी उससे भी आधे पर चले गए हैं, जिसके बाद बिजली बहरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पावर जनरेशन लगातार ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है और इसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि नदी नालों के अंदर, जहलिम के अंदर और जो मरकजी आबी पनागाहें हैं वहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हुआ है। और यही वजह है, जब पानी का बहाव कम हुआ है तो स्टेट ओन पावर प्लांट जो है वहां पर फिल वक्त सिर्फ 304 मेगावाट बिजली पैदा होती है और ये 304 मेगावाट पूरी रियासत के अंदर पैदा होती है, जो बहुत कम है। और यही वजह है कि अनड्यू कट्स जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। अब इसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है और जो बारिशें ना के बराबर पिछले 4 महीनों के दौरान हुई है उसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन पर एक बड़ा सवाल उठा है। करंट वाटर लेवल जो है वो मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं बिजली स्टेशनों के, जहां पर बिजली की पैदावार होती है, उसके बरक सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 304 मेगावाट बिजली इस वक्त फराहम की जा रही है। जम्मू जनरेशन जो है वो पीडीसी सिर्फ 3 मेगावाट दे रहा है। जम्मू जनरेशन आईपीपी और कश्मीर जनरेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 20 मेगावाट और 42 मेगावाट। शॉर्टफॉल जो है वो अब इसके पीछे जो शॉर्टफॉल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जिन जदीद खदुखाल पर लाना था वो भी नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी पुराने पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो नए आलात लगाने थे वो नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल अभी इस तरीके की बनी हुई है। अब 3500 मेगावाट या 304 मेगावाट जो अभी हमारे पास है और ज़रूरत जो हमारे पास है वो 4000 से ज़्यादा मेगावाट की होनी चाहिए, तब जाकर थोड़ी बहुत सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, लोअर जहलिम की बात करें, अपर जहलिम की बात करें, बगलियार की बात करें, जब हम कुल मिलाकर देख रहे हैं तो पावर जो मकामी तौर पर जनरेट होता था वो बहुत कम है। एनएचपीसी से लाने की कोशिशें हो रही है। कल हम बता रहे थे कि 300 मेगावाट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जो बाहर से इजाफी बिजली दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बिजली का बहरान मजीद सख्त होगा, क्योंकि बुनियादी ढांचे को उस्तवार किया नहीं गया। जो पुराने पावर प्रोजेक्ट्स मोहरा था, सलाल प्रोजेक्ट था, दीगर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें जिस तरीके से जदीद कारी करनी थी उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से बड़ा मसला अब की बार सर्दियों के दौरान देखने को पूरे सूबा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने भी कहा, हमेशा जम्मू कश्मीर में जो सबसे बुनियादी मामला जो रहा या बहरान जो रहा है वो कश्मीर में विंटर के दौरान जो है बिजली का, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो इसका बहरान जो है जम्मू में दिखाई देता है। लेकिन हालांकि हमेशा जो भी सरकार रही है उनकी कोशिश रही है और दावे भी उन्होंने किए हैं कि बिजली के बहरान से लोगों को निकाला जाएगा, खासकर विंटर में। लेकिन इस बार भी वही सूरत हाल है और जिस तरह आपने भी कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन इस पे नज़र रखते हैं और वो भी ये समझते हैं कि इस बार जो मुसलसल बारिश नहीं हुई है, पिछले 4-5 महीनों से जो लगातार ड्राइनेस हमें देखने को मिले, इसकी वजह से जो पानी की सतह है, जो वाटर लेवल है वो दरियाओं से कम हुई है या जो वाटर बॉडीज से काफ़ी डिक्लाइन हुई है और जिसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो यहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे पड़ा है। और जैसे हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादा जो हमारा जो पावर का इन्हिसार है या बिजली का जो इन्हिसार है वो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स पर है।
लेकिन जिस तरह से अब ये पानी कम हुआ है, इसकी वजह से हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स है, जितने भी हमारे पास पावर प्रोजेक्ट्स है, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो यकीनी तौर पर डिक्लाइन की वजह से जनरेशन भी कम होती जा रही है। और जाहिर सी बात है, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आम लोगों पे पड़ेगा और दोबारा से हमें विंटर में वही मुश्किलात होगी। जिस तरह से हम ये जो फिगर सामने आ रहे हैं कि कमोबेश आज के दिन में 600 मेगावाट बिजली की कमी है, क्या हम ये माने कि ये जो अनड्यू कट्स है, गैर एलानिया कटौती हो रही है, ये भी एक बुनियादी वजह है? क्योंकि जब बिजली है नहीं तो कट्स इस तरीके से लगने हैं, एक ये वजह है। दूसरा, जो 2009 में एक इम्पैक्ट हुआ, एक साइन हुआ हरियाणा गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट की तरफ से बिजली की फराहमी तकरीबन 110 मेगावाट हरियाणा को भी दिए गए, ये भी एक बैंड है और एक बड़ा नुकसान अब की बार विंटर्स में देखने को मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसको मुतासर करते हैं। जैसे हम भी जानते हैं कि हमारी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3500 मेगावाट है, लेकिन जो हम इस वक्त जनरेट कर रहे हैं वो करीबन 1200 से 1300 मेगावाट है और हमारी जो डिमांड है वो 1100 से ज्यादा मेगावाट की है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो अलग अलग जो MOUs हुए हैं बैरून रियासत के साथ और हमारी जो 110 इस वक्त करंटली जो मेगावाट जो है वो बैरून रियासतों में जाती है और इसकी वजह से जो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट है वो हमारी पॉपुलेशन पे पड़ती है या हमारी खुद की स्टेट या यूटी पे पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम इसको नटशेल में देखेंगे और कई सारे फैक्टर्स इसमें, गवर्नमेंट इसको हालांकि स्ट्रीमलाइन करने की करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं कि एक तो ये जो हमने कहा कि अब बारिशें नहीं हुई और अब हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं और लोगों को लोग इसके शिकार हो जाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही है आने वाले दिनों के दौरान तो सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जाएगी या जा रही है? क्योंकि कल भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसी पर एक आला सतही मीटिंग भी हुई है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि असेंबली सेशन के दौरान ही उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि मरकज की तरफ से उन्हें, यानी कि जो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें 300 मेगावाट बिजली की मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर विंटर के लिए उन्होंने बात की है। तो हुकूमती सतह पर ये कोशिश है कि जो विंटर में डिमांड रहती है वादी कश्मीर में या जो चारों तरफ से आवाज़ें आती है और गवर्नमेंट को इस पर निशाना बनाया जाता है, उसको दूर करने के लिए ये एक कोशिश है कि 300 मेगावाट से शायद ये जो है हमारी कमी दूर होगी। लेकिन जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि हमारी जब 600 मेगावाट की जब ऑलरेडी हमारी डिमांड है तो इसमें जाहिर सी बात है कि मुश्किलात होंगे, बुरहान फिर से बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक हुआ कि आरजी अरेंजमेंट करना कि आप वहां से बिजली लें, इधर से लें, इधर कट करके इधर दे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर सेक्रेटरीज रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, जिन लोगों ने काम किया है और जिन्होंने इस सिस्टम के साथ काम किया, उनका मानना है कि जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अपर सिंध हो, लोअर सिंध हो, मोहरा पावर प्रोजेक्ट हो, दीगर पावर प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जिस तरीके से हर 2 साल 3 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए था, नए इक्विपमेंट्स लगने चाहिए, गैजेट्स लगने चाहिए थे, वो लगे नहीं है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आज के दिन में इतनी बड़ी क्राइसिस हमारे सामने है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिवाइज करना था MOUs, जहां पर हमने एक स्टेट गवर्नमेंट की जो MOUs था एक सेट टाइम के लिए किसी कंपनी के पास थे, वो वापस लाने थे, उसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब तो और ज्यादा मामला उल्टा है, अब वो न स्टेट है न उस तरीके के इख्तियारात वजीर आला के पास नहीं है, लेकिन यहां से 200 यूनिट बिजली फराहम करने के, मुफ्त देने की भी बात एजेंडे के अंदर है और गुज़श्ता दिनों ये भी कहा गया कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल, किस तरीके से ये मैकेनाइज किया जाएगा, जबकि एक बुनियादी और बड़ा मामला है, अगर इसकी ओर तवज्जो नहीं दी गई तो सारा सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। जी यकीनी तौर पर यही आम लोगों की यहाँ पे बदकिस्मती है कि हर एक सेक्टर को पॉलिटिसाइज किया जाता है
ऑल्दो कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास वो वसाइल है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने वसाइल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा जो बुनियादी फुकदान हमारे पास वो ये है कि हमारे पास इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट से, आप पूरी मोहरा से लेके आप बगलियार पावर प्रोजेक्ट तक, या गांधरबल से लेके, या जो हमारे बाकी जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है जो अंडर NHPC है या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जिनको रन करती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पावर प्रोजेक्ट से, खासकर मैं हाइड्रो पावर प्लांट्स या प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शायद आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले का था। लेकिन चूंकि दुनिया भी काफी एडवांस हुई है और हम ये कोशिश नहीं हमारी सरकार कर रही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट कैसे लाए, और हमारा इन्हिसार उसी पे है कि हमने जो आपने कहा कि हमने जो बाकी स्टेट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमने MOUs किए हैं, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है, तो उसमें थोड़ा सा अगर हम दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, एक मामला जो है वो हल, उसका बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बिजली की पैदावार में कमी है, नदी नालों में पानी का बहाव कम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे जो सोर्सेज हैं, और मैंने एक टॉप ऑफिशियल से गुज़श्ता दिनों बात की थी और आज भी एक फॉर्मर ऑफिशियल से हमारी बात हुई सुबह सुबह जब हम इस खबर को देख रहे थे, तो उनका मानना था कि उन्होंने अज खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उमर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और दीगर लोगों से बात की और उनको कहा कि ये सिस्टम किस तरीके से चल सकता है। कहा कि जनाब बात तो सुनी गई, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया, जब करने का वक्त आया, तो फाइल को टेबल पर ही रखा गया। तो अब की बार ज़रूरत यह है कि वादे तो अपनी जगह, लेकिन अगर अमली कदम उठाया जाता है पावर जनरेशन की ओर, तो बहुत सारी चीज़ें गेम चेंजर के तौर पर देखी जा सकती है। अब बिजली नहीं होगी तो हमारा इंडस्ट्री वाला सेक्टर खराब हो जाता है, बिजली नहीं होगी तो टूरिस्ट शाम को होटल के अंदर रुकेगा कैसे, एक बड़ा सवाल है, बिजली नहीं होगी तो फिर 10 तरह के और भी मसाइल होते हैं, लोग सड़कों पर भी आते हैं और सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर और फिर उन हालात से निपटने के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। ज़रूरत यह है कि आर्जी अरेंजमेंट्स भी हो, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए, ताकि जो हमारा असासा है, जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके हम आगे बढ़ सकें। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा बात करते हैं हुकूमत के एक्शन की, क्योंकि खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत एक्शन में है और एक और बड़ा फैसला भी लिया गया है, और यह बड़ा फैसला राहत है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़मीनें स्कूल बनाने के लिए दी थी और उन्हें न तो कंपनसेशन मिला और ना ही नौकरियां मिली है। हुकूमत ने कमर कस ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत इन एक्शन है और उन तमाम लोगों की लिस्ट तलब की गई है जिन्होंने अपनी ज़मीनें डोनेट की है स्कूल बनाने के लिए, सरकारी स्कूल बनाने के लिए। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें सरकार को दी थी, हुकूमत ने उनकी लिस्ट तरतीब देकर सेक्रेटरीट रवाना करने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर मासूफ ने गुज़श्ता दिनों एक आला-सती इजलास किया है और उस आला-सती इजलास के अंदर यह साफ कर दिया कि न तो आपने कंपनसेशन दिया और ना ही रोजगार का कोई मौका दिया, इसलिए ये तमाम फरिश्ते तरतीब दी जाए और सिविल सेक्रेटरीट के महकमा तालीम की वजीर को दी जाए ताकि इस पर हतमी फैसला लिया जाए। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एक टाइम फ्रेम दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ कश्मीर और डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू को कि आइंदा 6 दिनों के अंदर अंदर ये लिस्टें मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन को सौंपी जाए ताकि उन लोगों के बारे में कोई फैसला लिया जाए। जब वजीर मौसूफ ये बात कर रही थी तो उन्होंने इस बात पर भी बरमला इजहार किया कि CPW वर्कर्स जिन्हें आर्जी बुनियादों पर स्कूलों पर रखा गया और जिनकी तनख्वाहें माहाना हर दिन 25 रुपया या माहाना 500 रुपया है, यह उनके साथ एक बड़ा मजाक है। 7th पे कमीशन में सबसे कम तालीम याफ्ता शख्स भी जब 25 से 30 या 35 हजार ले सकता है, तो CPW वर्कर को किस तरीके से आप 500 रुपया देकर उस पर हातिम तय का फैसला करते हैं। इसलिए बरहमी का इजहार वजीर तालीम की तरफ से किया गया है। सकीना मसूद की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
क्योंकि दर्जनों केस जम्मू के अंदर और इसी तरीके से दर्जनों केस कश्मीर के अंदर है, जिन्होंने अपनी जमीनें उस वक्त सरकार को इसलिए दी क्योंकि एक वादा उनको किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था कि यहां पर उन्हें कंपनसेट किया जाएगा। न कंपनसेशन मिला, न नौकरियां मिली, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उन्हें माहाना या हर दिन या तो 25 रुपया या माहाना 500 रुपया देकर कहा गया कि आप इसी के हकदार हैं, जो दरअसल हक तलाफी है। और अब इंसाफ होगा, मानना है सकीना यत्तू का, और 6 दिन का वक्त दिया गया है ताकि ये तमाम लिस्टें तरतीब दी जाए, देखा जाए कि कुल कितने केसेस हैं और उन केसेस को किस तरीके से निपटाया जाए। अगर कोई पढ़ा लिखा हो तो उसे किस तरीके से रोजगार दिया जाए, वरना सरकार उन्हें कंपनसेट भी करेगी क्योंकि उनकी जमीनों का मुआवजा देना सरकार का हक बनता है, तालीम महकमा तालीम का हक बनता है। बड़ा फैसला उमर अब्दुल्ला हुकूमत की तरफ से लिया गया है और वजीर मोहतरमा सकीना मसूद की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि 6 दिन के अंदर अंदर तमाम फरिश्ते सिविल सेक्रेटरीट को सौंपी जाएंगी, जहां पर इस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। तो चलिए नाजरीन, ये थी तालीम के हवाले से और वज़ीर तालीम की जानिब से जो मुतल्लिका हुकाम है उन्हें हिदायत इस हवाले से ये क्या कुछ एक हफ्ता दिया गया है कि फ़हरिस्त की जाए और उसके साथ साथ ही जिन्होंने ज़मीन फराम की उन्हें मुआवजा और उसके साथ साथ ही नौकरियों का जो वादा किया गया। बढ़ते आगे बात ज़रा एंटी करप्शन ब्यूरो की करते हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और कल भी एक बड़ी कार्रवाई जहां पर उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक FIR दर्ज की गई है। रुश्वत लेने और रुश्वत मांगने और रुश्वत लेने के खिलाफ ACB की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर बुक किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से उस वक्त यानी कि साल 2021-22 के दौरान जो असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है उनके खिलाफ ये कार्रवाई एक मोटर्स निजी मोटर्स उनके खिलाफ उनके हवाले से जो मुमकिन स्कीम शुरू की गई थी सरकार की जानिब से थे, उस स्कीम के तहत उन्होंने उनसे रुकुमात मांगे, पैसे मांगे, रुश्वत मांगी और उसके साथ साथ ही 4 लाख के करीब उन्होंने जो रुश्वत है वो मांगी थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 1 लाख से ज़्यादा रकम उन्हें ट्रांसफ़र की गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर जब ये तहकीकात हुई हैं तो तहकीकात के दौरान पता चला है कि उस वक्त के असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये पैसे लिए, रुश्वत ली और साथ ही साथ जो मोटर्स जिनके हवाले से शिकायत की गई, जिनके खिलाफ भी उसमें पाया गया है, उनके कुछ ऑफिशियल्स भी उनमें मुलविस पाए गए हैं जिन्होंने उससे पैसे दिए हैं ताकि एक निजी जो ख़ास मोटर्स है उनकी गाड़ियों को इस मुमकिन स्कीम के तहत लाया जाए। इस सिलसिले में ACB की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। बड़ी बात यह है कि मुमकिन स्कीम बेरोजगारों को खुद रोजगार कमाने के लिए रियासत और मरकजी हुकूमत की तरफ से सामने रखी गई थी और इसमें खबर यह है कि मुमकिन स्कीम के अंदर बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुआ था और हर गाड़ी पर तकरीबन 10,000 रुपया लेने की बात भी सामने रखी गई थी और हिमालयन मोटर्स के कुछ मुंतज़मीन और डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उनके दरमियान तालमेल हुआ था, जिसके बाद मामला ACB के पास चला गया और ACB ने बांडीपोरा, कुपवारा और श्रीनगर में मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां की है, जिसके बाद उस वक्त की जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था और ये पता लगा था कि साल 2021-22 के दौरान जब उनका तायुन कुपवारा और बांडीपोरा में था, उन्होंने इस स्कीम के तहत मोटा रकम हासिल किया है, जिसकी तहकीकात की गई और हिमालयन मोटर्स से भी पूछताछ हुई और उस वक्त के जो जनरल मैनेजर और दीगर लोग थे उनसे पूछताछ हुई और ये तमाम मामला जब पूछताछ के दौरान सामने आए तो पता लगा कि 4 लाख तक का रकम उनकी तरफ से लिया गया था और मजीद रकम लेने की भी बात हो रही थी। और ये तमाम तर डिटेल जब सामने आई तो उसके फौरन बाद ACB ने अब कार्रवाई करते हुए यह साफ कर दिया कि इस तरीके की कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी खुद रोजगार स्कीम कमाने में भी घपला और घोटाला, और इस घपले और घोटाले का पर्दाफाश किया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। मुमकिन स्कीम लगातार सुर्खियों के अंदर है और अब माना जा रहा है कि एंटायर जम्मू और श्रीनगर के अंदर इस स्कीम का पड़ताल किया जाएगा कि और कहां पर इनके तार जो है वो जुड़े हुए हैं ताकि मजीद लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा। तो बड़ी खबर एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी। एक तरफ से यह खबर है, दूसरी तरफ से फटाफट से हम रामबन भी चलते हैं क्योंकि इतलात और खबर यह है कि वहां पर भी क्राइम ब्रांच ने अपनी कार्रवाई की है। देर से ही सही लेकिन अब चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और चार्जशीट
उस हॉर्थ बर्थ केस के हवाले से कर दिया गया है जो साल 2021 में सामने आया था, और उसके बाद अब जाकर क्राइम ब्रांच ने बाज़ाब्ता तौर पर मकामी अदालत के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट दाखिल करते हुए पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 2 फिलिंग स्टेशंस ने हॉर्थ बर्थ किया पैसों का और तकरीबन 84 लाख रुपीस गैर कानूनी तौर पर निकाले हैं, और ये चार्जशीट बानिहाल की मकामी अदालत के अंदर पेश किया गया और 5 मुख्तलिफ पड़ावों पर यह चार्जशीट जो है वो बात कर रहा है। क्राइम ब्रांच जम्मू इस पूरे मामले को देख रहा था और ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि किस तरीके से ये जो फिलिंग स्टेशन है उसने मकामी अफसरों के साथ मिलकर ये तमाम मामला चलाया है, और जम्मू टूरिज्म पैकेज के तौर पर किस तरीके से सूरत हाल बनी। और उसके बाद ही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसएसपी पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू है उनकी तरफ से ये तमाम तहकीकात हाथ में ली गई और पता लगा तार सिर्फ बानिहाल रामबन में नहीं है बल्कि बारामूला तक इसके तार जुड़े हुए थे। और फाइनली जो केस सन 2021 में हमने आपके सामने रखा था उसका चार्जशीट रात देर गए अदालत के अंदर कर दिया गया। नहीं, नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, जरा अपडेट करें इस केस के हवाले से, मजीद अपडेट्स क्या कुछ है, पूरी डिटेल बताइए हमारे व्यूअर्स को ताकि उन्हें रिकॉल हो जाए कि 2021 में जो खबर हमने बताई थी वो कहीं ना कहीं सही थी, और फाइनली अब उस खबर का असर ये था कि चार्जशीट भी सामने आ चुका है। जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए ये बानिहाल के गौसिया फिलिंग स्टेशन की खबर है जो साल 2021 में जो मालिक गौसिया फिलिंग स्टेशन के हैं जावेद अहमद वानी, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की थी और कंप्लेंट दर्ज की थी कि जो पैसा मैंने पेट्रोल पंप पर सर्व किया है, जो मेरा खर्चा आ रहा है, लेकिन लागत उससे ज्यादा है। हालांकि जब उन्हें शक हुआ, क्योंकि जावेद अहमद वानी जो गौसिया फिलिंग स्टेशन के मालिक है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जनाब साल 2016 से ही मुझे शक था कि शायद खुर्द-बुर्द हो रही है, लेकिन साल 2021 यानी 5 साल का वक्फा लग गया इस शक को यकीन में बदलते हुए, क्योंकि उनके मुताबिक बानिहाल के अंदर हम देख रहे हैं कि 2 तरह के काम चल रहे थे। एक तो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, दूसरी तरफ हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा था, और गौसिया फिलिंग स्टेशन से ही जो तेल वगैरह चाहे पेट्रोल हो डीजल हो इन कंपनीज तक पहुंच रहा था। लेकिन अब वहां से जब पैसा इनके पास आ रहा था एक चेक की शक्ल में, लेकिन जावेद अहमद वानी का यह कहना है कि जो चेक है उस पर नाम मेंशन नहीं किया जाता था, वो ब्लैंक चेक ली जाती थी, सिर्फ उस पर अमाउंट लिखा जाता था, और वो जो है जो वहां पर फर्स्ट मैनेजर और सेकंड मैनेजर है जावेद अहमद वानी के मुताबिक वो अपने नाम पर चेक काट कर और अपने अकाउंट पे जमा करते थे। हालांकि क्राइम ब्रांच को जब उन्होंने एक केस सौंपा, जब शिकायत दर्ज की और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इसकी तहकीकात की और आज जाते जाते 84 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का कहीं न कहीं चार्जशीट भी फाइल हुई है। लेकिन अब यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि जो जावेद अहमद वानी से जब हम बात कर रहे थे उनका यह कहना था कि जनाब मैंने तो बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट भी दिया, लेकिन अब जब 84 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द हुई तो कहीं ना कहीं लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करने के लिए मुझे काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ी है, काफी सारी दिक्कतें मुझे पेश आई है। इस बात पर हम देखें क्योंकि 2 नाम सामने आए हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ राथर बताया जा रहा है और दूसरा आफ्ताब अहमद भट्ट। मोहम्मद अशरफ राथर जो बारामूला के हैं, आफ्ताब अहमद भट्ट जो बानिहाल के हैं, इन दोनों लोगों पर जो इल्जामात आयद किए थे जावेद अहमद वानी की तरफ से जो गौसिया फिलिंग स्टेशन के ऑनर है, और उन्होंने आज ये चीज तो बताई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना था कि कई बार वो मेरे पास इसलिए भी पहुंचे कि जनाब कंपनीज के पास हमारा पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि जब बीच में हमने देखा जब आर्टिकल 370 ऑब्लिगेशन हुई, क्यों लगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करने में क्या इतनी ज्यादा तवालत थी, या थोड़ा सा लैतुलैल जो हम देखते हैं इन केस में लगता है अगर ये बहुत जल्दी हुआ होता, 2021 का मामला था, आज तक ये लटका रहा, अगर ये थोड़ा सा जल्दी होता तो और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता, और ज़्यादा जो है एक नज़ीर पेश होती कि देखिए पुलिस भी ऑनलाइन काम करके कुछ भी कर सकती है। देखिए गौर साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इसमें काफी सारी दिक्कतें पुलिस के सामने इसलिए भी रही हैं क्योंकि देखिए जावेद अहमद वानी का तो ये कहना है कि 2016 से 2021 का टाइम मुझे लग गया, जो शक हो रहा था मुझे वो यकीन में बदलने के लिए, क्योंकि और उसके बाद जब उन्होंने क्राइम ब्रांच में केस दर्ज किया, और कहीं ना कहीं जावेद वानी का ये भी कहना है कि जनाब मैंने कैश भी पैसा इन्हें दिया है, क्योंकि जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ या फिर उसके बाद हमने जब कोविड का दौर देखा और उस वक्त जब काम बंद रहे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों ने कहा कि जनाब काम चल नहीं रहा और पैसा हमें मजीद चाहिए, क्योंकि हमारी पेमेंट जो है कंपनीज के पास फंसी हुई है।
और ये चीज, ये जो 84 लाख रुपए है जावेद वानी के मुताबिक, ये तो वो पैसा है जो चेक की शक्ल में उन्होंने चलिए, बहुत अपने बहुत अकाउंट शुक्रिया या जी फिर हमारे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए। नदीम इकबाल, इस खबर पर कि चार्जशीट दाखिल हो गया, अब देखना होगा कि अदालत के अंदर जब ये मामला चलेगा अदालत इसको किस तरीके से देखेगी। अब जरा चलते हैं जी आगे, बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो कश्मीरी तलबा की भी बात करते हैं। इशफाक, रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ हमें इशारा मिल रहा है कि एक तिजारती वक्फा लेना होगा। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात कश्मीरी तलबा की करते हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर ज़ेर तालीम है, उनको क्या कुछ मुश्किलात दरपेश हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा करते हैं उन कश्मीरी तलबा की जो बैरून रियासत इस वक्त जेर तालीम हासिल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत बेंगलोर में जेर तालीम कश्मीरी तलबा इन दिनों इताब का शिकार है, क्योंकि कॉलेज इंतजामिया की तरफ से दाढ़ी रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कश्मीरी तलबा को बेंगलोर के एक निजी कॉलेज के अंदर दाढ़ी रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कॉलेज इंतजामिया का मानना है कि रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ही कॉलेज चलाया जाता है, ना कि किसी की जाती आरा पर। इस बीच 2 दर्जन से ज़्यादा तलबा इस वक्त बेंगलोर के एक निजी कॉलेज के अंदर है, जिन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो दाढ़ी रखकर कॉलेज के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से इस मामले को उठाया जा रहा है और कर्नाटका के वजीर आला सीतारमैया के साथ और उनके मामनीन के साथ इस मामले को उठाया गया है। ताहम अगर आप देखें तो रवा साल के दौरान यह दूसरा बड़ा हादसा है, दूसरा बड़ा इंसिडेंट है जहां पर कश्मीरी तलबा को इस तरीके से कॉलेज के अंदर तंग करने की खबरें सामने आ रही है। कर्नाटका, बेंगलोर और आसपास के कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा कश्मीरी तलबा जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत ये तलबा इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर जेर तालीम है, लेकिन तलबा का मानना है कि तमाम तर लवाजमात को पूरा करने के बावजूद भी अब उनको इसलिए रोका जा रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी दाढ़ियाँ कम करें, ज़ीरो करें, तब जाकर कॉलेज के अंदर आने की इजाज़त होगी, जिसको लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत तलबा तंजीम ने भी सरापा एहतजाज किया है और मामला हुकूमती इदारों की नोटिस में लाया है। इतलात और खबरों के मुताबिक आज कर्नाटका की हुकूमत इस पूरे मामले का नोटिस ले सकती है, क्योंकि उनकी निगरानी में इस मामले को रखा गया है और थोड़ा सा ब्रीदर और रिलीफ जो है इन तलबा को मिल सकता है जो दाढ़ी रखकर कॉलेज जाना चाहते हैं, अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया का मानना है कि 0 या 1 नंबर लगाकर आप अंदर आए। नासिर खुमैनी साहब, जम्मू कश्मीर तलबा एसोसिएशन के जिम्मेदार हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस मामले पर कल से लगातार कोशिशें की हैं और इंतजामिया के साथ राब्ते में। नासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किस कॉलेज का ये मामला है बेंगलुरु के अंदर और अब सूरत हाल क्या कुछ है? बेसिकली सर, जो ये मामला पेश आया, इससे पहले भी ये इस साल का इन 5 जो है पिछले 5 महीनों का ये दूसरा वाक़ा है। इससे पहले जो है 5 महीने कबल तमिलनाडु के एक निजी कॉलेज में वाक़ा पेश आया और ये दूसरा इंसिडेंट है जो कि कर्नाटका एक निजी कॉलेज में पेश आया और जिस निजी कॉलेज का नाम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। ये बेसिकली 2 दिन कबल जम्मू कश्मीर के छात्र, खुसूसन कश्मीर घाटी के जो छात्र हैं, करीबन 3 दर्जन के आसपास, जिन्होंने हमें एक खत लिखा, अपना जो मामला हमसे पिकअप किया कि हमें पर्सनल अपीयरेंस के आधार पे कॉलेज में अलाउ नहीं किया जाता है। हमें कहा जाता है कि आप 1 नंबर जो है अपनी दाढ़ी को ट्रिम करो या क्लीन शेव करके आओ, तभी आप कॉलेज के अंदर मतलब अंदर प्रीमाइसेस में जा सकते हैं और अपनी जो क्लिनिकल ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने जो है तुरंत मामला जो है कर्नाटका की सरकार से टिकअप किया। हमने कल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को चिट्ठी लिखी, उनसे हमने जो है रिक्वेस्ट की कि आप पर्सनली मामले को इंटरवन करें और किस तरह जम्मू कश्मीर घाटी के छात्र को इस तरह फोर्स किया गया कि आप अपना ये दाढ़ी काटो, आप अपनी जो है दाढ़ी को ट्रिम करो और तभी आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अंदर अलाउ किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक जो है पर्सनल एक अपीयरेंस के आधार पे उनको जो है अलाउ न करना एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हमने मुख्यमंत्री से जो है इस मामले में पर्सनली जो है इंटरवन करने की कोशिश की, जो है अपील की है। अब ये भी खबर आई है कि कर्नाटका सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के सलाहकार से जो है हमने रात में जो है जो प्रभाकर साहब जो है उनके मीडिया सलाहकार, उनसे हमने मामला टेकअप किया था। राहुल गांधी के मीडिया सलाहकार कौशल विद्यार्थी जी, इससे हमने रात को जो है मामला टेकअप किया, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता ही है, तो उनसे भी हमने मामले को टेकअप किया और उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। अभी खबर आई है कि कर्नाटका सरकार की तरफ से मामले में इंटरवेंशन की गई है और मामले को अभी कुछ देर पहले सुलझाया गया है, एक्शन ली गई है। और जो डायरेक्टर जानना चाहेंगे, ये जो दाढ़ी का मामला सामने आया है, क्या कॉलेज के ये रूल्स रेगुलेशंस में है उसके या इसके बगैर ये इस तरह की कार्रवाई की गई है उन कश्मीरी तलबा पर? नहीं, एज ऑफ नाउ जो जहां तक हम और स्टूडेंट्स का मामला है जिनके साथ हम टच में, ये पर्टिकुलरली एक जो है कम्युनिटी, एक आइडेंटिटी के आधार पे उनको जो है
जो है उनको बोला गया था। जी। बाकी स्टूडेंट्स को तो नहीं बोला गया था, जो बदर दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स या दूसरे मजहब से जो है बिलोंग है, उनको तो नहीं बोला गया कि आप अपनी दाढ़ी काट के आओ। पर्टिकुलरली किसी राज्य के, किसी आइडेंटिटी के या किसी रिलीजियस तबके के लोगों से जो है उनसे कहा गया आप दाढ़ी काट के आओ, जो कि एक रिलीजियस इंफ्रिंजमेंट है। हम चाहते हैं कि कर्नाटका सरकार जो है इस मामले में जो है इंटरवन करे, क्योंकि कर्नाटका की एक अपनी इंक्लूसिव रेपुटेशन है, एक डाइवर्सिटी स्टेट है और एक अपना रेपुटेशन विज़ कश्मीर रहा है उनका। तो इससे तो कश्मीर और कर्नाटका के दोनों स्टेट के दरमियान तो जो है फिर दूरियां पैदा हो सकती हैं इन चीजों से। इसीलिए हमने जो है कर्नाटका की सरकार से जो है जवाब तलबी की है कि इस तरह जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो है फोर्स किया गया कि आप अपनी दाढ़ी काट के आओ, उनके रिलीजियस जो है उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर जो है खलल की जा रही है, उनको उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो है कर्नाटका की एक स्टेट की अपनी रेपुटेशन है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज उनके पास है, जो एक एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी है उस राज्य के अंदर। हम चाहते हैं कि सरकार उस चीज को बनाए रखे और इसमें मामले में इंटरवन करे। अभी खबर आई है कि मामले को इंटरवेंशन किया गया है, डायरेक्टर समेत प्रिंसिपल जो कॉलेज के तमाम जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ नोटिस, उनके खिलाफ जो है वारंट निकाला गया है और सरकार की तरफ से जो है इंटरवेंशन की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खबर इस वक्त की, इस कॉलेज के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और इंतजामिया हरकत में आई है, क्योंकि कल से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि कश्मीरी तलबा को दाढ़ी काटने का हुक्म जारी किया गया था एक निजी स्कूल की तरफ से, निजी कॉलेज की तरफ से, और अब कर्नाटका हुकूमत इन एक्शन है। मामला इनकी नोटिस में रात देर के लाया गया था और अब मामला हल होते हुए भी नजर आ रहा है। एक तरफ से कर्नाटका की बात है, जरा बात अब जम्मू की भी करते हैं आपके सामने, क्योंकि इतला और खबर यह है कि कैदी फरार हुआ है और पुलिस की कस्टडी से जब कैदी फरार हुआ तो आनन फानन में सिक्योरिटी अलर्ट भी कर दिया गया और एफआईआर दोबारा भी दर्ज कर दी गई है। कैदी जो फरार हुआ है इस पर ये गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार हुआ था और ये एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ था, यानी मंशियात को लेकर मामला इन पर दर्ज था और इनसे मंशियात और कुछ पैसा भी बरामद हुआ था और पुलिस कस्टडी से ये फरार हुआ है। इस तरीके की इतलात और खबर हमारे पास है। नगरोटा पुलिस थाने से इस वक्त की खबर ये कि रात देर गए एक कैदी वहां से फरार हुआ है, शब्बीर चौधरी जिसका नाम बताया जा रहा है, और इसका एक और एसोसिएट जो था ड्रग रिलेटेड केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये कंफर्मेशन हुआ है कि वो कल अचानक से इस थाने से फरार हुआ, जिसके फौरन बाद एफआईआर हुई है, अलर्ट कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर इसकी तलाश भी रात देर गई शुरू कर दी गई है। कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है। कैदी पर यह इल्जाम था कि वो मंशियात फरोश था, मंशियात का कारोबार कर रहा था, नगरोटा थाने के अंदर जेर कैद था। इस वक्त एनडीपीसी एक्ट के तहत चार्जशीट हो रहा था, लेकिन अब इतला यह है कि शब्बीर चौधरी वलद शाह मनसा जो गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार हुआ था वो पुलिस थाने से फरार हुआ है। नगरोटा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। ताहम पुलिस राय के मुताबिक इस पूरे मामले पर इंचार्ज समेत कई लोगों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले का नोटिस आला पुलिस हुकाम की तरफ से लिया गया है और इस ज़मन में इंक्वायरी के ऑर्डर भी बहुत जल्द जारी हो सकते हैं। इस तरीके की इत्तला और खबर जो है हमारे पास आ रही है। सीधे हम चलेंगे नगरोटा, जहां से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। किशोर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? कैदी फरार हुआ है पुलिस की हिरासत से और उसके साथ साथ ही अब सर्च ऑपरेशन उसके हवाले से शुरू कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये कल का ये वाकया है। सुबह सुबह जो ये बताया जा रहा है कि शहीद जो चौधरी है उसको सुबह सुबह जो उनके संतरी थे उनको वॉशरूम लेकर जाते हैं और जैसे ही वहां उनको लॉकअप के लिए लाया जाता है तो जो तस्कर था उन्होंने जो है वो धक्का दिया जाता है, उसके बाद जो है वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी इसके फैमिली के लोग थे इस एनडीपीएस के तहत जो है उनको भी जो है था वो गिरफ्तार किया गया था। जो ये भी बताया जा रहा था कि 4.5 लाख के करीब इससे जो थे रुपए जो थे वो नकदी मिले थे। 265 ग्राम जिसे हीरोइन जिसे चीटा कहें वो इससे बरामद किया गया था। लेकिन एसएसपी जोगिंदर सिंह द्वारा जो है वो वहां पे एक टीम गठित की गई है और पूरी तरह से इस जो पुलिस स्टेशन नगरोटा है जो इसमें पुलिस बड़े अधिकारी हैं जो वहां के जो संतरी थे उनपे जो है वो कहीं ना कहीं गांज जो है वो गिर सकती है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो नई एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है। नए जो है वो जो इन पे मामला बताया जा रहा है। जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि
कल जो सुबह सुबह इनको जो है वो वॉशरूम के लिए लेकर जाते हैं, उसके बाद जो है पुलिस वालों को जो है वो धक्का मारकर ये यहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये अभी जो पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक टीम गठित के साथ साथ पूरी तरह से इस मामले को जो है वो पूरी तरह से जो है इसको देखा जा रहा है। अभी तक क्या ये फरार मुलजिम जो है गिरफ्तार हुआ है दोबारा या अभी भी फरार है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की एसएसपी जोगिंदर सिंह द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये भी बताया जा रहा है अभी तक कोई भी इसका जो है वो सूत्र अभी तक नहीं मिला है कि अभी ये जो मिला नहीं है। लेकिन जरूर ये बताया जा रहा है कि कुछ जो फैमिली के लोग हैं उनको जरूर इस एनडीपीएस के खिलाफ जो है वो हिरासत में रखा गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो शबीर चौधरी है ये अभी भी जो है वो फरार है। जी शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर कि पुलिस कस्टडी से एक मुलजिम फरार हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है नगरोटा थाने से, ये खबर सामने आ रही है। ताम अभी तक क्या उसे पकड़ा गया, दोबारा नहीं पकड़ा गया है, इसका हमें इंतजार रहेगा और आपको जरूर इस सिलसिले में अपडेट भी किया जाएगा। वक्त हो गया जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा सीधे श्रीनगर चलेंगे, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर से एक और अहम और बड़ी खबर आ रही है। डिटेल के साथ आएंगे आपके पास, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नाज़रीन अब जरा बढ़ते आगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर एक बार फिर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। हरवन श्रीनगर के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के अंदर गोलियों का तबादला, और माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं। पुलिस राय का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर सीआरपीएफ और एसओजी की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया, जिसके बाद ही सर्च ऑपरेशन चला गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जब तलाशी पार्टी उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो मिलिटेंटों ने वहां पर तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और इस वक्त गोलियों का तबादला रुक रुक कर जारी है। इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के खानियार इलाके में पाकिस्तानी मिलिटेंट लश्कर से वाबस्ता मिलिटेंट मारा गया था, और उसके बाद से ही सिक्योरिटी एजेंसियां काफी ज्यादा अलर्ट पर थी। और खबर यह है कि इशबर इलाके के अंदर इस वक्त ऑपरेशन शुरू है। इशबर इलाका है जहां पर मिलिटेंटों के साथ ऑपरेशन शुरू हो गया है। जॉइंट टीम जो पुलिस की है, सिक्योरिटी फोर्सेस की है, उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इशबर के आसपास के इलाकों के अंदर शुरू किया था। इनपुट यह था कि 2 या 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक वहां पर तबादला गोलियों का तबादला भी हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। इशबर का इलाका सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। लास्ट संडे आपको याद होगा कि ग्रेनेड धमाका हुआ था टीआरसी के पास, और फिर पुलिस ने दावा किया था कि 3 मुश्तबे अफराद की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले श्रीनगर के अंदर आपको याद होगा खानियार के अंदर एनकाउंटर हुआ था, बहुत तवील एनकाउंटर चला था। सीआरपी के कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर आई थी, ताहम लश्कर के टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर को मारने की भी खबर आई थी। ताहम अब खबर श्रीनगर से इस वक्त हरवन इशबर का इलाका, जहां से इतला यह है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर अब ये एनकाउंटर
शुरू हो गया है। बड़ी खबर कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है। खबर ये सामने आई है कि इतला मिली थी सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपडेट करें कि इशबर का इलाका ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरी तरफ से हरवन का इलाका इसके साथ जुड़ रहा है। वहां पर खबर है 2 या 3 मिलिटेंट छुपे थे, जिसको लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले ये श्रीनगर का जो हरवन इशबर इलाका है, जहां पे ये एनकाउंटर गवर्नमेंट फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में शुरू हुआ है और दोनों तरफें से फायरिंग का तबादला हुआ है और हैवी फायरिंग यहां पे शुरू हो चुकी है। इससे पहले गवर्नमेंट फोर्सेस को यहां पे मिलिटेंट्स के छुपने की इत्तला मिली थी और 2 से 3 मिलिटेंटों के यहां इस इशबर निशात इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली है मिलिटेंट्स की, और उसके बाद ही पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और कॉर्डन ऑफ के दौरान ही फायरिंग हुई जो एनकाउंटर में तब्दील हुई। और ये श्रीनगर में इस हफ्ते का एक और एनकाउंटर है जो कि इधर निशात इलाके में है। निशात इलाका जो का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तस्वुर किया जाता है, और हालांकि ये जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ है ये एक अपर रीच है निशात का, ये जबरवन वाली पहाड़ियों के ऊपर हुआ है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जबरवन पहाड़ियों को खंगालते हैं तो एक तरफ से आपको वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है जहां पर कौमी जानवर हमारे हैं, उसका अपर टॉप जब हम देखते हैं तो वो त्राल के साथ जाके मिलता है। दूसरी तरफ से जब आप देखते हैं तो वो गांधरबल की पहाड़ियों के साथ भी उसका मिलन है। इस बीच ये सारा जबरवन का जो इलाका है यहां पर रिहायशी घर भी है। तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ये जो कहा जा रहा है कि एक स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट था जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी ये खबर है कि क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर ये थे या जो जबरवन की पहाड़ियां हैं वहां पर ये मिलिटेंट छुपे बैठे थे? जी बिल्कुल, ये जो अपर रीच का जो फॉरेस्ट इलाका है निशात, इशबर और शालीमार का, जहां से ये जंगलात ज्यादा हैं और फिलहाल जिस तरह से फायरिंग हो रही है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ बढ़ा दी गई है और ऐसे वज़ाहिर लग रहा है कि ये फॉरेस्ट में ही मिलिटेंट छुपे हैं जो इस वक्त फायरिंग भी हालांकि हो रही है, लेकिन अभी इस पे पूरा हम भी कंफर्म कर रहे हैं और फिलहाल सिक्योरिटी को जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो एनकाउंटर स्पॉट पे जा रही है, लेकिन जो एनकाउंटर है वो इस वक्त जारी है और एक और श्रीनगर में ये बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि इतवार का ही दिन था, ग्रेनेड लॉब किया गया। आईजीपी कश्मीर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 मुश्तबह शख्स के बारे में कहा जिनका ताल्लुक खिजराजपोरा से कहा गया कि अब्रॉड ये जी अक्रॉस जो मिलिटेंट्स बॉर्डर पार है उनके साथ राब्ते में थे, लेकिन ग्रेनेड आया कहां से, क्या चीजें, उस पर तमाम डिटेल जो वो निकाली जा रही है। बहरहाल ग्रेनेड हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए। उससे पहले हमने देखा खानियार का इलाका कंजेक्टेड एरिया था जहां पर ऑपरेशन हुआ। आज श्रीनगर का इलाका, एक तरफ से आप देखिएगा ये वीवीआईपी एरिया है जहां पर सिक्योरिटी प्रेजेंस पहले से ही है क्योंकि इसी जबरवन की पहाड़ियों के एक साइड से पूरा गुप्कार का इलाका है जहां पर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर्स, आईबी और दीगर ऑफिस भी है। उसके बावजूद भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहां उस पूरे एरिया में होना, क्योंकि एलजी का ऑफिस, सारी रेजिडेंस वहां से होना, ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बनता हुआ श्रीनगर के अंदर दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, हालात बिल्कुल तशवीशनाक है और जिस तरह आपने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है और जिस इलाके में श्रीनगर के एनकाउंटर हुआ है ये वीआईपी या वीवीआईपी या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर है, क्योंकि जिस इलाके में ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है यहाँ पे, और यहाँ से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ जिस तरह आपने कहा कि राजभवन भी इसी इलाके में, SKICC है और जो इस वक्त MLAs है उनकी रिहाइश गाह भी यहाँ से है और कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का यहाँ पे है और खासकर IGP CRPF कैंप भी यहीं से है और भी बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या सिक्योरिटी के आला ऑफिशियल्स है वो यहाँ रहते हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है यकीनी तौर पर, खासकर जब हम श्रीनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये एक दारुल हुकूमत है जहाँ पे सारा जो हमारा यूटी का सिस्टम बैठा है, हमारे इदारे हैं, तो यकीनी तौर पर यहाँ पे बैक टू बैक इस तरीके के इंसिडेंट्स होना, पहले खानियार के डाउनटाउन में इतना बड़ा एनकाउंटर इस कंजेस्टेड इलाके में, उसके बाद एक ग्रेनेड ब्लास्ट जिसमें 12 से ज्यादा आम शहरी जख्मी और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की खामोशी के बाद एक और एनकाउंटर निशात इलाके में। तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो फोर्सेस है उनकी बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पहुंच चुकी है, फायरिंग हो रही है, एनकाउंटर जारी है
और अब ये देखना होगा कि कब तक ये एनकाउंटर जारी रहेगा। और ये भी अभी कुछ ही देर तक हम इसको पूरी तरह से देख लेंगे कि क्या ये मकान में है या ये जंगल में, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट्स फॉरेस्ट में छुपे हैं। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में दोबारा लौटेंगे, जब आप बिल्कुल नज़दीक पहुंचेंगे तो दोबारा अपने नाजरीन को हम वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे और थोड़ी देर में श्रीनगर के इस इनकाउंटर के हवाले से डिटेल्स भी आपको देंगे। लेकिन ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं जी आगे, और बात अब उस मौजू की भी करते हैं जो मुसलसल पिछले कई दिनों से लगातार हम चला रहे हैं, और हमारे माशरे के अंदर निकाह का मामला हो, शादी का मामला हो, मंगनी का मामला हो, ये किस तरीके से उलझ रहा है आपकी और मेरी लापरवाही की वजह से। ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। और आज भी हमारे साथ मारूफ आलमदीन ज्वाइन कर चुके हैं, नॉर्थ कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, इनके पास सीधे चलेंगे ताकि सूरत हाल को देखा जा सके। सईद रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तस्वीर रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके से। चूंकि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले कई दिनों से तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं मुआशरे के अंदर उसको रोकना आपकी, हमारी, हम सब की मिली जिम्मेदारी है। लेकिन कोशिशें शुरू कब होंगी एक बड़ा सवाल है। तकरीरें सब कर रहे हैं, तदबीर भी सब बता रहे हैं, लेकिन तदबीर और कोशिशों को मिलाकर ज़मीन पर कैसे उतारना है, इस मुसीबत को कैसे रोकना है, ये जो हम नई नई खुराफात अपनी शादियों में, अपनी निकाहों में जोड़ रहे हैं, इसको कैसे रोकना है, इस पर अभी तक भी कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है। अगर हम एंटायर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लाखों की तादाद ऐसी है नौजवानों की जो उम्र की उस हद को पार कर चुके हैं, 50, 55 और 60 साल की उम्र को भी पार कर चुके, लेकिन अभी तक भी शादियां नहीं हो रही हैं। वजह सीधी सी बात यह है कि हमने इतने रसूमात इसमें डाल दिए हैं कि आम आदमी के तस्वुर से भी शादी बहुत दूर चली गई है। किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, आपका पैगाम, आप किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? जज़ाकल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, जज़ाकल्लाह, आपने जैसा कि खूब फरमाया, आजकल हमारे माशरे में क्या ये हो रहा है जिसमें हमारे निकाह और जहेज वगैरह का मामला वगैरह है। असल ये मामला है कि हम लोगों ने इस्लाम को पढ़ा है और पढ़ने के साथ साथ हमें इस्लाम को बल्कि अमल यानी खुद उस पर अमल भी करना चाहिए। अक्सर जनाब हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि अक्सर हमारे मुसलमान जो तबका है इसमें से अक्सर हमारी बच्चियां बहनें हैं जो अभी बगैर निकाह के हैं, जिनका अभी निकाह नहीं हो रहा है। तो जब उसमें मसला हमने देखा कि उसमें उनकी खूबसूरती के मामले नहीं है या उनकी तालीम का मामला नहीं है या उनकी अकल का मामला नहीं है, बल्कि मामला है कि जहेज नहीं है। जो लड़के वाला है वो उसमें तलब करता है कि हमें इसमें जहेज चाहिए। जैसा कि आप देखने वाले सभी हजरात ये जानते भी हैं, इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला सलामुल्लाह अलैहा को भी जहेज दिया, लेकिन न कि मौला अली मुश्किल कुशा ने उस जहेज की कोई डिमांड की। और मेरा यही पैगाम है पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि हम कुरान को, इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम उम्मती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमें शरीयत को पढ़ना चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत को पढ़ना चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह हुए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जहेज मांगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो निकाह मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम से किया, क्या उनको कोई जहेज उन्होंने मांगा? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करें। आसान का ये लफ्ज है हजरत के, आसान मतलब ये है कि ताकि आप लड़की वालों भी कोई ऐसा जुल्म ना करें जिसकी वजह से वो अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को खरीद और फरोख्त करें। आज अक्सर हमारे पास यही शिकायतें आ रही हैं कि गरीब जो लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, किसी बाप की 4-5 बेटियां हैं, वो अपनी बेटी का निकाह नहीं कर रहा है। तो जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हजरत मसला ये है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो ये कहता कि हम आपकी बेटी से मतलब इस्लामी तरीके से, शरीयती तरीके से निकाह करें, बल्कि वो डिमांड कर रहा है हमें गाड़ी चाहिए, हमें बाकी चीजें चाहिए। ये तो इस्लाम पे अमल नहीं है और ये तो इस्लाम की बात नहीं है। इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थी, ज़वजा थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाई थी। तो अदा कि ये हजरत अमीर माविया जो थे उनकी सगी बहन थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बाद में हुआ, लेकिन इनका निकाह सबसे पहले जो हबशा के जेश था
उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, उनके साथ इनका निकाह हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें पैगाम है, जो हमें बताया हुआ है, वो तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, कुल मताअ दुनिया कलील, के जिस इंसान ने दुनिया के साथ मोहब्बत की, ये दुनिया कलील है। और आपकी और हमारी जिंदगी का यही मिशन है, यही पैगाम है कि निकाह को आसान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताकि आप निकाह जब आसान करोगे तो लोग गुनाहों से, लोग बदकारियों से बच जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के लेकिन अंदर यही तो फरमाया। सवाल है ना गिलानी साहब कि ये निकाह को आसान कैसे किया जाए, इसकी पहली जिम्मेदारी कहां पर आयद होती है, और एट द एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में ये सब कुछ है उनकी खामोशी को कैसे हम देखें। यानी वो उलमा हजरात जो निकाह ख़्वान है, जिनके बगैर निकाह की मजलिस ना दुरुस्त है, नहीं हो सकती है, शादियां नहीं हो सकती हैं, अगर वो फोर फ्रंट पर आकर ये फैसला करें कि निकाह को आसान करें, निकाह को निकाह तक ही महदूद रखें, तो क्या ये बड़ी परेशानी आज के दिन में काबू में आ सकती है या नहीं? बिल्कुल माशाअल्लाह, ये तो हमने इससे पहले भी ये पैगाम अपने जितने भी उलमा अहले सुन्नत है उनको भी दिया। हता कि हमारे कायदे मिल्लत अल्लामा शेख किबला अब्दुल रशीद दाऊदी साहब ने भी बहुत बार ये कहा कि भाई उन निकाहों की महफिलों में ना जाया जाए जहां गैर शरी काम हो, जहां शरीयत को छोड़ के दुनियादारी को लेके, रस्म और रिवाज को लेके जहां शादियां की जाए, तो उस चीज में हमने बहुत बार पाबंदी की। मैं फिर से अपना ये पैगाम अपने उलमा अहले सुन्नत तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो भी इसमें पहल करें और ऐसी शादियों में, ऐसे निकाहों में न जाएं जो गैर शरी हो, जो शरीयत को छोड़ के दुनिया के मतलब तौर तरीके पे हो। तो इंशाल्लाह मैं फिर से अपने उलमा अहले सुन्नत से बात करता हूं और अपने जितने भी हमारे मतलब आलिम हैं, जितने भी हमारे खुतबा हैं, आइमा हैं, उनसे भी हमारा यही पैगाम है कि आप उन निकाहों की तकरीबों में न जाएं जो निकाह गैर शरी है, जो शरीयत को छोड़ के और जो गरीबों पे जुल्म करके और जो वो मतलब इस तरीके से निकाह किए जा रहे हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें फरमान नहीं है। और हमें उन्हीं निकाहों की तकरीबों में जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो गिलानी साहब, एक तरफ से ये आप कह रहे हैं कि जनाब दोबारा से कोशिश की जाएगी कि ये सिलसिला जो है वो आगे चल पाए, और दूसरी तरफ से वालिदैन जिनके घर में ये बेटियां हैं और जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो इनकी शादियां कर पाएं, तो हमारी जो जो अहले सरवत लोग हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जिस तरीके से अपनी शादियां तो करती है, लेकिन वो करते करते ये भूल जाते हैं कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जो घर है, क्या यहाँ पर ये लैविश शादी हो सकती है, इस तरीके का निज़ाम चल सकता है कल, उन पर यह कितनी जिम्मेदारी है। और अहले सरवत लोगों को कितना ख्याल रखना है आज के दिन में उन लोगों का जिनके घरों में बालिग बेटियां हैं, बेटे हैं, शादी के लिए मुंतजर हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत खूब फरमाया। देखें हजरत, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन मालदारों से, वो जो सरवत वाले लोग हैं जिनके पास गुजारा है, मैं उनसे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आप लोग कामयाब हैं, आप मालदार भी कामयाब है, औलाद हो या माल हो आप कामयाब है, लेकिन जब आपका माल अच्छी राह में लगे। अगर एक अमीर इंसान अपनी बेटी का निकाह करवाता है, उसे जहेज देता है, जहेज देना कोई नाजायज नहीं है, अपनी हैसियत के मुताबिक आप दे दीजिए जहेज जिसको जितना देना है, लेकिन इतना भी ऐसा ना हो कि एक गरीब की बेटी बेचारी तड़प के वो बगैर निकाह के रहे और निकाह को अल्लाह न करे ऐसा कि फिर जब निकाह उसका ना हुआ तो फिर वो गुनाह की तरफ राग़िब होगी। असल मेरा यही पैगाम है कि जो भी मालदार हैं, जो भी सरवत वाले लोग हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने हिजरे खास में दुआ फरमा रहे थे, तो सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाई और उन्होंने कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अमितनी फिद दुनिया, दुआ फरमा रहे थे। अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ क्यों फरमा रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा, इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाहुम्मा अमितनी फिद दुनिया, या अल्लाह मुझे दुनिया से जब निकलना हो मुझे मिस्कीन बना के निकालना। तो कायनात के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मिस्कीनों के साथ उठाना। अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप तो पूरे आलमों के लिए रहमत है, तो आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? फरमाया आयशा, कल जब महशर में हिसाब होगा मालदारों को, उससे कबल 40 साल पहले गरीब लोग, मिस्कीन लोग जन्नत में गए होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ उनको लेके जन्नत में चला जाऊं। चलिए, बहुत तो शुक्रिया गिलानी साहब ज्वाइन करने के लिए। अदम की वक्त की कमी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे।
क्योंकि ब्रेक पर जाना है हमने, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो रिवायती तर्ज अमल को हम छोड़ रहे हैं और रिवायती दस्तकारी को तो हमने पहले ही छोड़ा था, लेकिन एक और चीज़ हमसे छूट रही है जिसकी वजह से जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे अब वो क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। मामला क्या है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे और एनकाउंटर साइट से भी आपको दोबारा अपडेट करेंगे क्योंकि श्रीनगर के अंदर इस वक्त झड़प जारी है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। चलिए नाजरीन बढ़ते आगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जीके में एक और पड़ाव में हम आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। कुछ खबरें लेंगे, उसके साथ साथ ही हम आखिर पर आपको श्रीनगर के अंदर जो एनकाउंटर चल रहा है उस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन बात ज़रा कश्मीर की रिवायती कांगड़ी के हवाले से बात करेंगे। लगातार कुछ सालों से जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं, कांगड़ी के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनका मानना है कि गुज़श्ते चंद सालों के दौरान इस जो कांगड़ी का जो रिवायती कांगड़ी इस्तेमाल हो रही है कश्मीर के अंदर, ख़ासकर विंटर के दौरान वो रूब ज़वाल हैं। और उसके साथ साथ ही उनका मानना है, जो इसके साथ जो कारीगरी है उनका मानना है कि जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से हीटिंग गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल वादी कश्मीर के अंदर विंटर के दौरान, सरमा के दौरान, उसकी वजह से जो कांगड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कारोबार है वो इसका शिकार हो रहा है, मुतासिर हो रहा है। उसकी वजह से जदीद आलात जो हीटिंग गैजेट्स है इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से इसकी डिमांड जो है, कांगड़ी की डिमांड वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और उसके साथ साथ ही जो कारीगर हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा वक्त के दौरान, चंद सालों के दौरान जिस तरह से लोगों का रुझान अब कांगड़ी के बजाय इन हीटिंग गैजेट्स पर चला गया है, उसकी वजह से इस कांगड़ी की डिमांड कम होती गई है और इसका कारोबार मुतासिर हो रहा है। जिसके साथ साथ ही अब इसके साथ जो वाबस्ता लोग हैं यानी कि कारीगर है वो मुश्किलात के शिकार है। आपको बताते चले कि जो रिवायती कांगड़ी क्राफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब ख़त्म हो रहा है और सूरत हाल ये है कि अब इस कांगड़ी को बनाने वाले जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये सन्नत आहिस्ता आहिस्ता करके इसलिए रूब ज़वाल हो रही है क्योंकि यहाँ पर अब जदीद आलात आ चुके हैं और जदीद आलात के आने की वजह से अब ये रिवायती कांगड़ी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। इस सन्नत के साथ एक अच्छी खासी तादाद में लोग, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर, सेंट्रल कश्मीर बडगाम के अंदर जुड़े हुए थे और पूरे सूबा कश्मीर और जम्मू सूबे के भी कई इलाकों के अंदर इस कांगड़ी को पहुँचाया जाता था। और आज के दिन में इस कांगड़ी की बुनियादी कीमत जो है वो 250 रुपये से 350 रुपये तक चली गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका मानना है कि जो चीज़ें इसके लिए चाहिए हमें वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं मिल रही हैं और वो उतनी पैदावार उनकी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब ये रिवायती कांगड़ी भी
आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर के घरों से ख़त्म हो रही है, क्योंकि नए हालात आए हैं, जदीद हालात आए हैं, गर्मी का नया एहतमाम किया जा रहा है, जिसके बाद रिवायती कांगड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। और जो लोग पिछले कई सालों से इस कारोबार को चलाते थे, हर साल 6 महीने के लिए इस कारोबार को करते थे, उनका मानना है कि अब मुस्तकबिल में इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू गिर चुका है और जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी इस पर चलाएं, शायद ये मुमकिन नहीं है। ताम याद रखिएगा, कांगड़ी और कश्मीर इसका चोली दामन का साथ है। 6 महीने मुसलसल ठंड रहती है, अक्टूबर से लेकर आप मार्च अप्रैल तक चलेंगे तो आप देखेंगे कि कांगड़ियों का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि नए हालात ज़रूर आए हैं, ताहम इसका सनत से जुड़े लोग, इस कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि अब ये काम आगे बढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस पर घर चलाना और नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ना भी मुश्किल होता है। हम न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, US UK तक भी कांगड़ी को एज ए गिफ्ट के तौर पर बेचा गया है। ये थी कांगड़ी के हवाले से। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा श्रीनगर की करते हैं, जहां पर हरवन इलाके के अंदर इस वक्त एनकाउंटर लगातार चल रहा है। हरवन श्रीनगर के अंदर जो फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला इस वक्त, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है। और आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान ये वादी कश्मीर के अंदर तीसरा एनकाउंटर, इससे पहले 2 एनकाउंटर शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके के अंदर, जहां पर पहले सोपोर के अंदर 2 एनकाउंटर, आज सुबह भी इस वक्त सोपोर के अंदर ऑपरेशन चल रहा है रामनगर के अंदर। लेकिन अब हरवन श्रीनगर के अंदर भी एक एनकाउंटर, बड़ा एनकाउंटर चल रहा है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है। श्रीनगर हरवन का इलाका, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हैं, जो बताया जा रहा है फिलहाल पुलिस की जानिब से, जहां पर पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके के अंदर मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया है। 36 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर तीसरा एनकाउंटर, इससे पहले सोपोर के अंदर एक और एनकाउंटर चल रहा है, ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। लेकिन अब हरवन के अंदर एक और एनकाउंटर। श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले चंद रोज कबल श्रीनगर के खानियार इलाके के अंदर भी एक एनकाउंटर हुआ था, जहां पर जो फॉरेन मिलिटेंट, जो गैर मुल्की मिलिटेंट, उनकी हलाकत हुई थी। उसके साथ साथ ही अब एक और एनकाउंटर श्रीनगर के अंदर, जो माना जाता है कि हरवन जो ऊपरी इलाका है वहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है। और इस सिलसिले में पुलिस के साथ साथ CRPF इलाके के अंदर मौजूद है और वहां से 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है, जिसके साथ साथ ये ऑपरेशन इलाके के अंदर चल रहा है। जंगलात के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है और जोनल पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से अब इस बात की तस्दीक कर ली गई है कि जबरवन जंगलात के आसपास एक खुफिया इत्तला मिलने के बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया था। और जो इत्तला थी वो ये थी कि इस इलाके के अंदर इंतहा पसंद और दहशतगर्द मौजूद है, जिसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया। इब्तिदाई दौर पर कुछ राउंड्स गोलियों के, और ये पहली तस्वीर एनकाउंटर साइट के बिल्कुल पास की, और पहली तस्वीर ही आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जबरवन के आसपास और या हरवन के आसपास के इलाके के अंदर इस वक्त एनकाउंटर शुरू हो चुका है। पुलिस ने थोड़ी देर पहले इसकी तस्दीक कर ली है। 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद अब हरवन जबरवन का इलाका जो है, पहाड़ियां जो है, इस पर अब ऑपरेशन शुरू हो गया है। रिहायशी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, यानी एक तरफ से पहाड़ है, नीचे दामन पर रिहायशी इलाका है, इसलिए ऑपरेशन को इंतहाई एहतियात के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर जबरवन से, हरवन इलाके से, जहां पर ऑपरेशन शुरू हो गया है मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद श्रीनगर के अंदर, यह इस वक्त की अहम और बड़ी खबर।
श्रीनगर का हरवन इलाका सबरवन पहाड़ियों के जो दामन में वाक़ा हरवन का इलाका है, उसके साथ साथ ही तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट हैं, तफसीलात हैं? 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी, गोलियों का तबादला दोनों तरफ से वक्फे से जारी है, क्या कुछ तफसीलात हैं ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ श्रीनगर के इस निशात इलाके में। ये फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलिटेंट्स की छुपने की इतला मिली थी और जिसके बाद यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया और ये जॉइंट ऑपरेशन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और बड़े पैमाने पर और हैवी फायरिंग भी यहाँ पे हो रही है। और ये श्रीनगर में इस हफ्ते का ये दूसरा एनकाउंटर है जहाँ तक हम देख रहे हैं। तो कुल मिला के लगातार वादी कश्मीर में मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और ये श्रीनगर का वो इलाका है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है और खासकर जिस जगह पे ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है, जहाँ पे ये फायरिंग हो रही है, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे और खासकर इस इलाके के जो रास्ते हैं वहाँ से वीवीआईपीज या सिक्योरिटी के बड़े ऑफिसेस भी हैं और अभी इनिशियली बड़े पैमाने पर जोरदार फायरिंग हो रही है और अब देखना ये होगा कि कब तक ये इमरान नायक को ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम कर रहे थे। दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरवन का इलाका जहां पर जी इमरान आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, और दोनों तरफों से गोलियों का तबादला जो है वो इस वक्त यहाँ पे जारी है। गोलियों का तबादला खरवन इलाके के अंदर लगातार जारी है। आपको बताते चले नाजरीन कि खरवन का इलाका है जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद है। नाजरीन यहाँ पर फिलहाल जो आप सलाम जी के प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है क्योंकि 10 बज रहे हैं और एक और प्रोग्राम इसके बाद ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर इजाज़त दीजिए इख्तिताम करने की। इशफा गौहर और गौहर कुछे को कल सुबह 8:35 से आपसे दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।